Hey students, I am Sunil Dutt, your पॉलिटिकल साइंस टीचर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति। तो हम उसके अंदर कर रहे थे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य। जैसे कि आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को 4 भागों में बांटा जा सकता है: कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्याय संबंधी शक्तियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम कार्यपालिका शक्तियाँ कर चुके हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है संसद का अधिवेशन बुलाना और सत्रावसान करना। भले ही भारत का राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन वह इसका एक आवश्यक अंग है। संविधान के अनुच्छेद 58(2) के अंतर्गत वह संसद को आमंत्रित और स्थगित करता है। संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके अलावा संसद के अधिवेशनों का उद्घाटन और संबोधन करना। लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के इकट्ठे अधिवेशन में अपना भाषण देता है, जिसमें यह सरकार की नीतियों पर प्रकाश डालता है और सरकार के वैधानिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता है। और इसके साथ साथ लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना। अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को पर्याप्त स्थान प्राप्त न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन जाति के प्रतिनिधियों को नियुक्ति लोकसभा में करता है। जैसे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने मंत्रिमंडल और उसके मुखिया प्रधानमंत्री के परामर्श से अक्टूबर 2004 को 14वीं लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय या जाति के 2 सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया था। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ हैं इसके बाद आगे राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना। भारत का राष्ट्रपति ऐसे 12 व्यक्ति जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या सामाजिक सेवा में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, अपना नाम कमाया हो, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत करता है। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि सारे कार्य राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। इसके साथ साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाना, संसद के नाम संदेश भेजना। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को अपना संदेश भेज सकता है जिस पर संसद को विचार विमर्श करना पड़ता है। वह अपने संदेश में सरकार की आवश्यकताओं का उल्लेख करता है और कई बार संसद से कोई विशेष कानून बनाने की भी आशा करता है। और इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको पता है कि जो भी बिल या कानून पास होते हैं वो सारा कार्य तब होता है जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हमारे देश में संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और किसी विषय यानी राष्ट्र के हित में अत्यधिक आवश्यक हो और संसद का अधिवेशन शीघ्र न बुलाया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 123(1) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और इसके साथ साथ कुछ बिल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। कई प्रकार के बिल होते हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किए जा सकते, जैसे किसी राज्य की सीमाओं और क्षेत्रों के नाम बदलने वाले विधेयक, धन विधेयक, और इसी प्रकार विधानमंडल में पेश होने वाले कई अन्य प्रकार के विधेयकों के लिए भी उसकी स्वीकृति आवश्यक है। और इसके साथ संसद द्वारा पास किए गए बिलों पर स्वीकृति। सभी बिलों के पास होने के बाद वे बिल राष्ट्रपति के पास जाते हैं और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि वह किसी बिल को स्वीकृति न दे तो वह उस बिल को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है। और यदि वह विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होकर दोबारा राष्ट्रपति के पास चला जाए तो फिर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। इसके साथ साथ लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। भारत का राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निचले सदन को भंग कर सकता है, लेकिन वास्तव में इस शक्ति का प्रयोग वह प्रधानमंत्री की सलाह से ही करता है। तो आज हमने विधायी शक्तियों के बारे में पढ़ा, बाकी बातें हम कल करेंगे। धन्यवाद।